सर बीपी सिंह। आज का सब्जेक्ट है आईपीएमई और टॉपिक मार्केटिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के बारे में हम पहले इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसकी डेफिनेशंस के बारे में जस्ट रिव्यू करते हैं कि मार्केटिंग होता क्या है। मार्केटिंग कंप्राइजेस ऑफ बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़, अर्थात मिस्टर पिल्ले इनके अनुसार मार्केटिंग जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग मतलब क्रय और विक्रय दोनों होते हैं, जहाँ पर क्रय विक्रय की क्रियाएं की जाती हैं, उस जगह को हम मार्केटिंग कहते हैं। अर्थात मार्केटिंग के जो दो मेन पहलू यहाँ पर निकल के आए इस डेफिनेशन से, वो है हमारे सेलर एंड बायर, एक सेल करने वाला विक्रेता और दूसरा जो है क्रेता। तो यहाँ पर जो दूसरी जो परिभाषा बताई थी उसमें क्या बताया था कि ये जो है जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी परफॉर्मेंस है। दिस इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। अर्थात ये जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसका जो गुड्स एंड सर्विसेज उसका जो फ्लो होता है प्रोड्यूसर से लेकर के और कंज्यूमर तक, अर्थात जो उत्पादक से लेकर के और उपभोक्ता तक जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रभाव रहता है, उस एक्टिविटी के जो मूल्यांकन होता है उसको हम मार्केट कहते हैं। इसके बाद इसमें एक थर्ड पॉइंट और मैंने बताया था कि इसमें जो बायर और सेलर के बीच में जो फिजिकल ऑनरशिप ट्रांसफ़र होता है, जो हमारा वस्तु होती है उसमें ऑनरशिप ट्रांसफ़र, इसका मतलब मालिकाना अधिकार का जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। इसका मतलब मार्केटिंग consist of those efforts which transfers the ownership of goods and services for their physical distribution। इसका मतलब मार्केटिंग में ऑनर से लेकर के और प्रोड्यूसर से लेकर के जब उसको सेल आउट कर दिया जाता है तो उसका जो ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र होता है, जो मालिकाना अधिकार है वो भी ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह से मार्केटिंग के जो मुख्य पहलू बायर हो गया, सेलर हो गया, इसका बाद बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ हो गई। दूसरा होता है कि इसमें जो है ऑनरशिप ट्रांसफ़र होता है। तीसरा जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है दैट इज़ प्रोडक्ट शुड बी नीड सेटिस्फाइंग। इसका मतलब जो भी आवश्यकता है उसकी संतुष्टि के लिए ही प्रोडक्ट सेल आउट किया जाता है या परचेज किया जाता है। तो यहाँ पर जो मार्केटिंग के जो मुख्य पहलू हैं वो बताए। तो इस तरह से हमने देखा कि मार्केटिंग की जो डेफिनेशन थी वो दो बेसिस पर थी। पहली चीज़ कि मार्केटिंग जो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड, जो मार्केटिंग प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है कस्टमर को, तो ज़रूरत के अनुसार जो है हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। और दूसरी चीज़ होती है ये कस्टमर ओरिएंटेड। कस्टमर ओरिएंटेड का मतलब होता है कि पहले हम वस्तु को बना लेते हैं और इसके बाद फिर वो कस्टमर को हम जो है सेल आउट करते हैं। तो ये जो डेफिनेशन बताई अभी हमने, तो बायर सेलर और जो है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, ये सब चीज़ें जो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशंस में आई। अब इसके बाद एक दो डेफिनेशन देखते हैं जिसको हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड मतलब कस्टमर ओरिएंटेड। कस्टमर ओरिएंटेड जो मार्केटिंग है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि मार्केटिंग इट इज़ ए डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मीन्स ये मार्केटिंग जो है हमारे रहन सहन का जो स्टैंडर्ड है उसको प्रदान करती है। सो मार्केटिंग इट इज़ डिलीवरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये मिस्टर पॉल मजूर
उनके अनुसार ये परिभाषा है। इसका मतलब अब जो है कस्टमर प्रोडक्ट जो है नीड बेस्ड ना होकर के ये कस्टमर बेस्ड और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के अनुसार चलता है और उसके टेस्ट के अनुसार चलता है। इसका मतलब कि पहले हम जो है प्रोडक्ट को बनाते हैं और फिर उसकी जो है कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है उसको देते हैं और उसके बाद जो कस्टमर का टेस्ट या रिक्वायरमेंट होता है उसकी नीड्स होती है उसके अनुसार उसको जो है मॉडिफाई करते हैं। इसका मतलब पहले हम जो है प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसके बाद उसको बेचा जाता है। तो वो जो डेफिनेशंस हैं, तो दूसरी डेफिनेशंस में हम इस तरह से देख सकते हैं, दिस इज क्रिएशन। दूसरी जो डेफिनेशन है, द मार्केटिंग इट इज ए क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स। इसका मतलब पहली जो डेफिनेशन थी उसमें जो हमारा रहन सहन का स्टैंडर्ड है उसको मार्केटिंग ही प्रदान करता है और दूसरा उसको क्रिएट भी करता है, दिस इज द क्रिएशन आल्सो। तो इस तरह से मिस्टर नाइक, मेल्सन नायर, तो ये इन्होंने जो डेफिनेशन दी उसमें ये क्रिएशन वर्ड और जोड़ दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो प्रोडक्ट है उसमें ये जो बिजनेस प्रोसेस होता है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग में जो बिजनेस प्रोसेस हम करते हैं, तो बिजनेस प्रोसेस इन विच प्रोडक्ट आर मैच्ड विद द मार्केटिंग नीड। जो मार्केट की डिमांड है उसके अनुसार हम अपने प्रोडक्ट को मैच कराते हैं और इसके बाद इसके ऑनरशिप को हम ट्रांसफ़र करते हैं। इसका मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वो मार्केट के डिमांड के अनुसार है, उसके अनुसार जो है हम अगर मार्केट के अनुसार ये मैच कर रहा है तब हम इसकी जो है ऑनरशिप को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसका मतलब प्रोडक्ट के अनुसार कस्टमर ओरिएंटेड में कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मेन फैक्टर। तो इस तरह से हमने इसकी डेफिनेशंस वगैरह में देखा कि इसमें कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, उसकी नीड और उसके जो है रिक्वायरमेंट को लेकर के हम मार्केटिंग को चलते हैं। अब यहाँ पर इसका इम्पॉर्टेंस, जब हम इसके इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर जो है इम्पॉर्टेंस हम अलग अलग फैक्टर्स में स्टडी करेंगे, जैसे कि मार्केटिंग का सोसाइटी के लिए क्या इम्पॉर्टेंस है, इसके बाद फर्म के लिए क्या इम्पॉर्टेंस है, इसके बाद जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी है उसमें हमारी मार्केटिंग का क्या इम्पॉर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उसमें हमारी मार्केटिंग का क्या इम्पॉर्टेंस है और उसके बाद जो है सेलर एंड बायर मार्केट के लिए इसका क्या इम्पॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सोसाइटी में जो है मार्केटिंग का क्या इम्पॉर्टेंस है। तो सोसाइटी में जैसे हम देखते हैं कि पहला इम्पॉर्टेंस हम देखते हैं कि दिस इज डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग्स। जैसा कि हमने डेफिनेशन में बताया था कि सोसाइटी के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर मार्केटिंग नहीं होगा तो हम जो अपने रहन सहन के स्तर को हम सुधार नहीं पाएंगे, उसको और ऊंचा नहीं उठा सकते हैं। तो हम अपने जो रहन सहन के स्तर को जो ऊंचा उठा रहे हैं उसको मार्केटिंग के द्वारा ही संभव होता है। अगर जो है जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उसको हम परचेज कर सकते हैं और इसके बाद जो है वो हमारे रहन सहन को भी दर्शाता है। तो सबसे पहले सोसाइटी में का जो मेन फैक्टर है कि ये डिपेंड करता है स्टैंडर्ड लिविंग्स, मीन्स हमारा रहन सहन का जो स्टैंडर्ड है, जो स्तर है वो किस लेवल का है, ये सिर्फ मार्केटिंग ही जो है प्रोवाइड कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये सोसाइटी के लिए मार्केटिंग हमेशा जो है इट इज़ प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट, मीन्स एम्प्लॉयमेंट पैदा करता है। अगर जो है कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं, जो हम फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जहाँ फैक्ट्री होगी तो वहाँ पर जो है उसके में काम करने वाले वर्कर्स भी होंगे, मैनेजर्स भी होंगे। तो इस तरह से वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो एम्प्लॉयमेंट का एक केंद्र बन जाती है। इसका मतलब इट इज़ प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट टू सोसाइटी। तो जहाँ पर मार्केटिंग ज़्यादा है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होता है और जहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है वहाँ पर हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी जो है हाई रहता है। तो इस तरह से जहाँ पर सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का जो काम है
वो भी हमारी जो है मार्केटिंग या फर्म ही करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डिक्रीजिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जब हम देखते हैं कि हमारी मार्केटिंग ज़्यादा है, तो मार्केटिंग ज़्यादा मीन्स प्रोडक्ट ज़्यादा हमारा सेल आउट होगा, और जब प्रोडक्ट ज़्यादा सेल आउट हो रहा है तो उसकी सप्लाई करने के लिए हम जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करते हैं, उसका अरेंजमेंट करते हैं। तो अगर जो है एक बार में ही अगर ज़्यादा पीस जाते हैं, मार्केट में पहुंचते हैं, तो उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम रहता है। लेकिन अगर कम पीस हमें ले जाने हो तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो तो ज़्यादा रहती है, लेकिन उसका जो हमारी प्राइसिंग है वो जो है बढ़ जाती है। तो इस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से हमारी मार्केटिंग बढ़ती है, मार्केटिंग बढ़ने के साथ साथ हमारी जो है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो कम होती है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में अगर हमारा प्रोडक्ट का सेल ज़्यादा हो रहा है तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर यूनिट जो है कम पड़ेगी। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज़ इंक्रीजिंग इन द नेशनल इनकम। अगर हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, फैक्ट्री ज़्यादा है, इसका मतलब कि हम जो है ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, और जो ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं मीन्स हमारी जो है नेशनल इनकम इट इज़ आल्सो इंक्रीजिंग, ये भी बढ़ रही है। जिस तरह से हम बात करते हैं जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जहाँ हम जीडीपी की बात करते हैं, अगर हमारी मार्केटिंग ज़्यादा है तो हमारी जो है जीडीपी भी ज़्यादा होगी। ये भी मार्केटिंग पर डिपेंड करती है। अगर मार्केटिंग कम है तो इन टर्न हमारी जीडीपी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली कम रहेगा तो हमारी जीडीपी जो है कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो हमारी मार्केटिंग हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी है उसमें, या जीडीपी इस तरह से कह सकते हैं कि जीडीपी में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद पॉइंट आता है कि इन केस ऑफ स्लम्प इट इज़ प्रोटेक्टिंग द बिजनेस। इसका मतलब यह हुआ कि अगर जो है अचानक जैसे कहते हैं कि मंदी के दौर आ जाता है। मंदी का दौर इन द सेंस क्या होता है कि उसमें जो है प्रोडक्शन हो जाता है ज़्यादा, और इसके बाद जो है उसकी प्राइसिंग हो जाती है कम, मीन्स कम कीमत पर हम जो है मजबूर हो जाते हैं उसको बेचने के लिए। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में, जिसको हम डिप्रेशन बोलेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो स्लम्प, जब हमारे बिजनेस डाउन जाता है, उस समय अगर हमारे पास जो है फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है तो उस केस में हमें जो है अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम पहले से जो है फाइनेंशियल पोजीशन हमारी स्ट्रांग है तो उस पर्टिकुलर जो हमारा टाइम होता है, जो स्लम्प पीरियड जिसे बोलते हैं, तो उसको हम जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब मार्केटिंग जो है इट इज़ प्रोटेक्टिंग आवर बिजनेस अगेंस्ट द स्लम्स आल्सो। तो इस तरह से जो है सोसाइटी के लिए इसके जो इम्पॉर्टेंस है वो डिलीवरी ऑफ द स्टैंडर्ड, हमारे रहन सहन के स्तर को सुधारता है। इसके बाद रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। इसके बाद हमारे जीडीपी में भी जो है इंक्रीमेंट होता है। हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो जो है कम हो जाती है। और इसके बाद स्लम्प या जब मंदी का दौर आता है उस समय जो है हम अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है जीडीपी जो है इनकम, नेशनल इनकम। इसके बाद अगर मार्केटिंग हमारी अच्छी है उस समय जो है फर्म के लिए क्या इसके लिए एडवांटेज होते हैं, या इसके लिए फर्म के लिए क्या इम्पॉर्टेंस होता है। सबसे पहली चीज़ होती है कि दिस इज़ हेल्पफुल इन बिजनेस प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अगर हमारी मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा पहलू है फर्म के लिए कि हम इसमें जो है बिजनेस प्लानिंग में ये काफ़ी सहायक होती है, और डिसीजन मेकिंग जो निर्णय लेने की शक्ति होती है डिसीजन मेकिंग, उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसका मतलब अगर जो है मार्केटिंग नहीं है या मार्केटिंग कम है उस समय हम जो है डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो अफेक्ट होती है, और हमारी बिजनेस प्लानिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती है। क्योंकि जिस समय हम बिजनेस प्लानिंग करेंगे उसके लिए जो
अगर हम फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो उस समय हम जो है उसके R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी जो है एक पोर्शन को जो है असाइन करते हैं, उसको निकाल के रख लेते हैं। तो इस तरह से ये जो फर्म के लिए बिजनेस प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में इट इज़ वेरी यूजफुल, ये बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। दूसरी चीज़ है कि इट इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द प्रॉफिट। अगर जो है हमारा सेल वॉल्यूम ज़्यादा है या सेल ज़्यादा होती है, अभी सिंपल वर्ड्स में अगर हमारी बिक्री ज़्यादा होती है तो इन टर्न क्या है, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और जो प्रॉफिट ज़्यादा होता है वो जो है फर्म के लिए जाता है। तो अगर जो ये प्रॉफिट ज़्यादा है फर्म का, तो इन टर्न फिर क्या होता है कि ये जो है इसका जो मालिक है, जो डायरेक्टर या ऑनर, उसके पास रहेगा। अच्छा, इसके बाद इसमें के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जाएगा कुछ परसेंटेज, इसके बाद कुछ परसेंटेज जो है ये प्रमोशन के लिए, और इसके बाद इंक्रीमेंट वगैरह के लिए। तो इन टर्न क्या होता है कि जो प्रॉफिट अगर ज़्यादा होते हैं तो हमारे जो एम्प्लॉई है उनका जो है लिविंग इन स्टैंडर्ड जो बढ़ता है। तो ये फर्म के लिए प्रॉफिट ज़्यादा होना ये प्लस पॉइंट रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये दिस मार्केटिंग इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन बिटवीन सोसाइटी एंड फर्म। अगर जो है बिजनेस अच्छी है, अगर मार्केटिंग अच्छी है, तो क्या होगा कि जो सोसाइटी और फर्म के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो जो है उसको अच्छा करने के लिए, उसको बेटर करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि सोसाइटी के लिए हमारी मार्केटिंग का क्या महत्व होता है, इम्पॉर्टेंस होता है। अब इसके बाद देखते हैं कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में और डेवलपिंग इकोनॉमी में, जो अंडर डेवलप्ड जो इकोनॉमी होती है, जो कंट्रीज होते हैं, उनका जो है जीडीपी बहुत कम होता है। इसका मतलब वहाँ पर मार्केटिंग पार्ट जो है बहुत कम होता है। जब मार्केटिंग पार्ट कम होता है, इसका मतलब उनकी परचेजिंग पावर, वहाँ के जो एम्प्लॉई इन द सेंस वहाँ की जो पॉपुलेशन है, उनकी जो परचेजिंग पावर वो कम होती है। तो अगर मार्केटिंग बढ़ती है वहाँ पर तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, इन टर्न वो जो है अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं, और उनका जो जिसको बोलना चाहिए इनकम पर कैपिटा, ये भी बढ़ती है। इसका मतलब हर आदमी की जो आमदनी है, अगर मार्केटिंग बढ़ती है डेवलप, तो उसमें जो है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर जो है डेवलपिंग इकोनॉमी में हमारी मार्केटिंग बढ़ती है तो वो जो है डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी से मार्केटिंग के द्वारा ही हम जो है ये डेवलपिंग इकोनॉमी में एंटर कर सकते हैं, और यहाँ से जो है हम अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करके ये डेवलप्ड इकोनॉमी की पोजीशन में आ जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी जो किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है, अगर देश जो है वो अंडर डेवलप्ड है तो उसमें जो है मार्केटिंग अगर अच्छे की जाती है, मार्केटिंग का जो इम्पोर्टेंस है कि वहाँ के लिए हम जो है एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, इंटर्न क्या होता है वहाँ पर प्रोडक्ट भी जो है बनता है, प्रोडक्ट होता है बनेगा तो फिर जो है वहाँ की जो पॉपुलेशन है वही उसका यूज करेगी। इस तरह से क्या होता है कि ये जो मनी का ट्रांसफ़र होता है ये जो है ज़्यादा होता है। इसका मतलब इसकी जो है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में जो है क्या होता है कि इसकी नेशनल इनकम जो है बढ़ जाती है, इनकी जो जीडीपी बढ़ेगी। इसी तरह से डेवलपिंग कंट्री के लिए जो है ये मार्केटिंग अगर बढ़ रही है, इसका जो शेयर बढ़ रहा है तो इसमें इकोनॉमी का भी जो है शेयर बढ़ जाएगा। इसके बाद सेम कंडीशन जो है वो यहाँ पर भी लागू होता है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड हियर आल्सो इन डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी में अगर जो है ये मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रहे हैं, ज़्यादा जो है उसको नीड्स, उसका जो रिक्वायरमेंट है वहाँ के जो पॉपुलेशन है उसका, तो उसके इसमें क्या होता है कि और भी ज़्यादा बेटर जो फैसिलिटी हैं दैट कैन बी गिवन टू दिस डेवलप्ड इकोनॉमी। मीन्स वहाँ के लोगों के लिए और भी ज़्यादा जितनी सुविधाएं मिल रही हैं उससे ज़्यादा सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद इसका जो इम्पोर्टेंस सेलर के लिए और बायर के लिए क्या होता है। अब यहाँ पर देखना यह है
कि जो सेलर होता है वो जो है कौन होता है, ये जो आइटम को जो है प्रोडक्ट को सेल आउट करता है, और वायर जो है उसको खरीदता है, परचेज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो मार्केट हो गए, एक तो हो गया हमारा सेलर्स मार्केट और दूसरा हो गया बायर्स मार्केट। अब सेलर्स मार्केट में क्या होता है कि इसमें जो है गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होती हैं, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज जो है ज़्यादा होती हैं और सप्लाई कम होती है। यहाँ पर थोड़ा सप्लाई जो है अगर कम है और गुड्स एंड सर्विसेज ये ज़्यादा हैं, ठीक है, इट इज़ इंक्रीजिंग और सप्लाई। इस केस में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज तो जो है ज़्यादा हैं, लेकिन उसके रेशियो में सप्लाई अगर जो है कम है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा कि जब सप्लाई यहाँ पर जो है गुड्स एंड सर्विसेज में जो है सामान जो है गुड सर्विस, यहाँ पर जो है थोड़ा गलत हो गया है इसमें, गुड्स एंड सर्विसेज दे आर लेस एंड डिमांड इज मोर। इस तरह समझिए कि यहाँ पर जो हमारे गुड्स हैं, गुड्स का प्रोडक्शन, सर्विसेज का प्रोडक्शन तो कम है लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा है। इस तरह के मार्केट को हम जो है बोलेंगे सेलर्स मार्केट, जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज दे आर लेस लेकिन डिमांड इज मोर। इस तरह समझ लीजिए कि वहाँ पर जो है डिमांड की तुलना में हमारा जो माल है वो कम है। उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर मोनोपोली वाला सिस्टम आ जाता है। मोनोपोली इन द सेंस फिर जो है जो सेलर है वो अपने माल को मनमाने ढंग से बेचता है। तो जब ये कंडीशन आ जाती है मनमाने ढंग से बेचता है, तो ये कंडीशन जो होती है वो मार्केट में हम सेलर्स मार्केट में बोलते हैं। और यहाँ पर जो है हमारी मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाती है, क्योंकि डिमांड है ज़्यादा लेकिन इसमें जो यहाँ पर इसकी सप्लाई हो जाती है कम। इसके जस्ट विपरीत में अगर हम देखेंगे अपोजिट में कि ये जो बायर्स मार्केट, ये बायर्स मार्केट क्या होता है, बायर्स मार्केट में जो प्रोडक्शन है वो तो होता है ज़्यादा और डिमांड होती है कम। यहाँ पर जो गुड्स इज मोर, ठीक है, देन सप्लाई। हाँ, अब ये सही है। तो गुड्स जो है वो होता है ज़्यादा और सप्लाई, उसकी जो डिमांड है वो होती है कम। तो जब डिमांड कम होती है उस केस में क्या होता है कि जो गुड्स है हमारा और जो सर्विसेज हैं इनको हम जो है लो प्राइस में बेचते हैं। जब सामान जो है ज़्यादा हो गया और उसके जो है ख़रीदार कम होंगे तो क्या होगा कि फिर हमें जो है अपना जो प्रोडक्ट है वो कम रेट पर या कम जो है प्राइस में निकालना होगा। तो उस समय जो पोजीशन बनती है वो बनती है, इसमें हमें प्रोडक्ट का जो प्राइस बहुत लो करना पड़ता है। और अगर जो है मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उस समय क्या होगा कि उसके लिए हमें जो है उसके टेस्ट को चेंज करना पड़ेगा या लाइकिंग को चेंज करना पड़ेगा। लोगों की जो पसंद है उसको, जो लोगों की पसंद है उसके अनुसार हमने अपने प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा, तब हम जो अपने ये इस प्राइस को हम जो मेंटेन कर पाएंगे। अदरवाइज हम जो है प्राइस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मार्केट में प्रोडक्ट ज़्यादा है और उसकी डिमांड कम है। तो इस तरह से हमने जो है इसके इम्पॉर्टेंस, मार्केटिंग के जो इम्पॉर्टेंस को स्टडी किया अलग अलग हेडिंग्स हैं, और इसके साथ ही जो है ये सेलर्स एंड बायर्स मार्केट में जो है क्या अंतर होता है इसको भी देखा। तो यहाँ पर मुख्य चीज़ ये समझने की है कि जो सेलर्स मार्केट है इसमें प्रोडक्शन कम रहता है, डिमांड ज़्यादा होती है, और जबकि बायर्स में जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और डिमांड कम होती है। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड। तो इस तरह से हमने इसके इम्पोर्टेंस को देखा, और इसी के साथ ही जो है हम यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।